हेलो एवरीवन। आइए सॉल्व करते हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स से एक प्रमेय। प्रमेय है 6.1 और इसका नाम है थेल्स प्रमेय। प्रमेय 6.1 को थेल्स प्रमेय भी कहा जाता है। थेल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक मैथमेटिशियन का नाम था जिन्होंने सबसे पहले इस प्रमेय को सिद्ध किया था। तो उनका कथन क्या था, कथन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इस प्रमेय का क्या कथन है। यदि किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो त्रिभुज के अन्य दो भुजा एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। मतलब नहीं समझ में आया होगा आपको, कोई बात नहीं है। देखिए, मान लीजिए एक त्रिभुज है, ठीक है ना। ये ए बी सी एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में किसी भी एक भुजा के समांतर, तो हम बी सी भुजा लिए, तो बी सी भुजा के समांतर डी ई एक रेखा खींची गई, ठीक है। तो ये रेखा जो है ना, ये ए बी भुजा को दो भाग में डिवाइड कर दिया, एक भाग ये एक भाग ये। और यहाँ भी ए ई और ई सी मतलब दो भाग में डिवाइड हो गया। एक भाग हो गया ए से लेकर के ई तक और ई से लेकर के सी तक। तो ये त्रिभुज का कथन ये है कि ये दो भाग में जो डिवाइड हुआ ना, ये दोनों भाग आपस में अनुपात में बराबर होता है। कैसे? मतलब ए से लेकर के डी तक, डी से लेकर के बी तक। अगर ए डी बट्टा में ए बी करें और ए ई बट्टा में ई सी करें तो क्या हो जाएगा, ये अनुपात में बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे दिया है, दिया है, ठीक है ना। इसमें आपको क्या दिया है, सिर्फ एक ही चीज़ दिया है। अब वो ये है कि डी ई जो है ये बी सी के समांतर है ना। डी ई एक समांतर भुजा है और इस कथन से भी स्पष्ट है कि किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए। तो हमें बस इतना ही पता है कि किसी एक भुजा के समांतर जो हम एक रेखा खींचे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है ए बी सी त्रिभुज में डी ई जो है ये समांतर है किसके, बी सी भुजा के, ठीक है ना। तो हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि ए डी बट्टा डी बी बराबर होता है ए ई बट्टा ई सी। ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब करेंगे थोड़ा सा रचना। रचना करने से पहले इसमें आपको बता देते हैं कि कैसे रचना करते हैं, और जो रचना करेंगे वही रचना हमें क्या करना पड़ेगा, लिखना भी पड़ेगा यहाँ पर। तो थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि इसमें करते क्या हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, डी से ले करके एक लंब डालेंगे, किस पे, ये ए से ले करके सी तक एक भुजा है त्रिभुज का। इस भुजा पे हम लोग क्या किए, एक लंब डाले। लंब डालते तो 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पर नाम दे देते हैं कि ये हमारा एम है। एक रचना हुआ, ठीक है। और उसके बाद दूसरा रचना क्या करते हैं, ई से ले करके यहाँ पर, यहाँ भी एक लंब डाल देते हैं और ये भी 90 डिग्री का कोण बना। तो दो लंब डाल दिए, डी से लेकर के एम बिंदु पर और ई से लेकर के एन बिंदु पर। उसके बाद क्या किए, इतना हम लोग पहले लिख लेते हैं यहाँ पर रचना, ठीक है। रचना में क्या किए, डी एम जो है वो लंब डाले, किस पे डी एम लंब डाले, ए सी पर। तो ए सी पर डी एम लंब ए सी पर खींचा या डाला, एक ही बात है। उसके बाद दूसरा लंब ई एन लंब डाले ए बी पर। तो यहाँ लिख देंगे ई एन लंब है ए बी पर, ए बी पर खींचा। और उसके बाद क्या करते हैं, थोड़ा सा काम और कर देते हैं। थोड़ा सा काम क्या करते हैं, देखिए हम लोग क्या करेंगे, बी से ले करके ई को मिला देंगे, है ना। बी से ई को मिलाए और डी से ले करके हम लोग सी को मिला देंगे, मिला दिए। और यही बात यहाँ पर हम लोग को लिखना भी पड़ेगा। जैसे जैसे करते हैं वैसे वैसे रचना में लिखना भी पड़ता है। लिखेंगे तथा बी से ई को मिलाया, बी से ई को मिलाया
वह सी से डी को मिलाए, यहाँ देखिए सी से डी को मिलाए, तो लिख देंगे सी से डी को मिलाया। ठीक है, तो इतना करने के बाद आप लोग को एक चीज़ समझना पड़ेगा। मान लीजिए आपके पास कोई त्रिभुज है, ठीक है ना, इस त्रिभुज का नाम है ए बी सी। अगर इस त्रिभुज का ऊंचाई पूछे तो आप लोग क्या कहिएगा, ऊंचाई कौन होगा इस त्रिभुज का? ये तो ऊंचाई हो नहीं सकता, ये तिरछी ऊंचाई कहा जाता है इसको, ये भी तिरछी है। सीधा ऊंचाई जब हम लोग लंब डालते हैं ना तब होता है ये ऊंचाई, इसको हम लोग कहते हैं एच। मान लीजिए डी पॉइंट पे हम लोगों ने एक लंब डाल दिया। अगर ये त्रिभुज इस तरह का ना हो करके एक अधिक कोण वाला त्रिभुज हो, अधिक कोण का मतलब क्या होता है, इस प्रकार का त्रिभुज हो, है ना, ये 90 डिग्री से ज़्यादा है ये कोण, थोड़ा सा और इसको तिरछा हम बना देते हैं, इस तरह का मान लीजिए ये भुजा नहीं है, ये मान लीजिए ए है, बी है और सी है। तो अब इसका जो ऊंचाई होगा ना ये होगा और ना ये होगा, यहाँ से बिल्कुल सीधा हम लोग लंब डालेंगे और इस आधार को और बढ़ाएंगे, यहाँ डी बिंदु मिला हमको, तो ये ए डी जो है यहाँ पर लंब आया। ठीक है, तो यही चीज़ हमको समझना है। तो जब यहाँ पर हमको ऊंचाई मालूम हो, और जब ये ऊंचाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ये ऊंचाई होगा तो ये आधार हो जाएगा। तो जब ऊंचाई और आधार मालूम हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार और गुना में ऊंचाई होता है। ठीक है ना, तो यही चीज़ हमको समझना था। अब आइए यहाँ पर, यहाँ पर जो है आप लोग ध्यान से देखिए, त्रिभुज ए डी ई में ए डी अगर हम लोग आधार लें तो ऊंचाई कौन सा लेना पड़ेगा, ई एन लेना पड़ेगा, है ना, ये हमारा ऊंचाई हो जाएगा। और डी बी ई में डी बी अगर हम लोग आधार लेंगे तब ऊंचाई क्या लेना पड़ेगा, तब भी ऊंचाई आपको ई एन लेना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इस त्रिभुज का ऊंचाई जो है ये नहीं हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुना आधार, आधार क्या लेंगे हम लोग, आधार लेंगे ए डी। और ए डी क्यों लेते हैं ये मालूम है आपको, क्योंकि यहाँ पर हमें लाना है ए डी बट्टा में डी बी, ए डी और बट्टा में डी बी, तो ये आधार लेकर के चलेंगे तभी ये ए डी बट्टा डी बी आएगा। उसके बाद ये कहाँ से लाएंगे, ये बाद की बात है, अभी बताएंगे आपको। तो ए डी बट्टा में डी बी, ये और ये लेकर के हमें चलना होगा। तो ये आधार हो गया, ये आधार हो गया दूसरे त्रिभुज का, तो यहाँ पर हो गया आधार हो गया ए डी और ऊंचाई हो गया ई एन। ठीक है, इसको कहते हैं, मान लीजिए इसको कहते हैं समीकरण 1। ठीक है, तथा त्रिभुज, अब कौन से त्रिभुज में, अब त्रिभुज डी बी ई में आधार लेंगे डी बी, ऊंचाई लेंगे ई एन। ठीक है ना, तो त्रिभुज डी बी ई में क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुना आधार क्या लेंगे डी बी और ऊंचाई लेंगे ई एन। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग समीकरण 2। तो क्या करेंगे, अब समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देंगे। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। समीकरण 1 का त्रिभुज का क्षेत्रफल ऊपर में लिख लेंगे, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टे में त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल। तो ए डी ई का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ से 1/2 ए डी गुना ई एन। ठीक है, और बट्टे में क्या हो जाएगा 1/2 डी बी गुना ई एन। यहाँ ध्यान से देखिए, ई एन से ई एन कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, तो क्या आया ए डी और बट्टे में डी बी बच गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक लाइन और हम लोग फ्रेश करके लिख लेते हैं। यहाँ पर त्रिभुज ए डी ई यही का क्षेत्रफल
बट्टा त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर क्या आया कट खोट करके, ए डी बट्टे में डी बी। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण ए। अब हम लोग क्या करेंगे कि अभी तो हम लोग त्रिभुज ए डी ई में ई एन लिए थे ऊंचाई, ठीक है ना, और डी बी ई में ई एन लिए थे ऊंचाई। तो ये हो गया एक साइड का हमारे पास ए डी बट्टा डी बी आ गया यहाँ पर, है ना, यहाँ पर ए डी बट्टा डी बी आ गया आपको। अब क्या करेंगे, पुनः त्रिभुज ए डी ई में ही ऊंचाई हम लोग लेंगे ये वाला डी एम, ठीक है ना, और त्रिभुज ई सी डी में इसमें भी ऊंचाई हम लोग लेंगे डी एम, क्योंकि ई सी डी का ऊंचाई ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो वही काम करते हैं, आइए यहाँ लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज ई सी डी में, ई सी डी में, ठीक है। क्या करेंगे, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुना आधार, इस बार क्या लेंगे हम लोग, आधार लेंगे ए ई, आधार लेंगे ए ई, ठीक है ना, ऊंचाई लेंगे डी एम। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमें ए ई का ज़रूरत है यहाँ पर, ए डी डी बी तो हो गया, ए ई का ज़रूरत है, तो ए ई यहाँ पर आधार लेंगे तभी तो ए ई आएगा। एक बार आधार लेंगे ई सी तो ई सी आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये लाने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए ई गुना में हो जाएगा डी एम तथा त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज अब लेंगे, ई सी डी, ई सी और डी, ये त्रिभुज का अब हम लोग क्षेत्रफल लेंगे और ऊंचाई लेंगे यही डी एम। एक बट्टा 2 गुना आधार लेंगे ई सी और ऊंचाई लेंगे वही डी एम, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, ये दे, इसका भी नाम दे दीजिए समीकरण 3 और समीकरण 4, ठीक है। समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से, समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से भाग देंगे हम लोग। समीकरण 3 में समीकरण 4 से भाग देते हैं। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 गुना ए ई गुना डी एम बट्टा 1/2 गुना ई सी गुना डी एम। यहाँ देखिए डी एम से डी एम कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, क्या बचा, ए ई बट्टा में ई सी, है ना। तो यहाँ एक लाइन हम लोग फ्रेश से और लिख लेते हैं, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या आ गया, ए ई बट्टा ई सी आ गया, है ना। तो आपको ए डी बट्टा डी बी यहाँ आ गया और ए ई बट्टा ई सी यहाँ आ गया, है ना, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, चित्र में जो है डी बी ई एक त्रिभुज हो गया, इसको हल्का हल्का हम क्या करते हैं, कलर कर देते हैं, ठीक है ना। और एक त्रिभुज जो है सी डी ई, इसको हम लोग जो है दूसरे पेन से कलर करते हैं, इसको ग्रीन पेन से कलर कर देते हैं, ये ठीक है। डी सी ई ये एक त्रिभुज है और डी बी ई ये भी एक त्रिभुज है, और डी बी ई का जो आधार है वो क्या है, वो ये भुजा है ना, और इस त्रिभुज का भी आधार यही भुजा है, डी ई सी का भी आधार जो है यही भुजा है, मतलब एक भुजा दोनों में कॉमन है। आया बात समझ में, ये भुजा जो है ये डी बी ई और डी सी ई दोनों भुजा में क्या है, कॉमन है। तो आप लोग को याद होगा कि यदि किसी
त्रिभुज का एक भुजा कॉमन हो या आधार अगर बराबर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है ना। तो यही बात हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं कि आप लोग जानो या ना जानो बस लिखना पड़ता है। हम जानते हैं कि समान आधार वाले त्रिभुज का क्या बराबर होता है? क्षेत्रफल बराबर होता है। क्षेत्रफल बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात लिखना पड़ेगा कि समान आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ भी दो त्रिभुज का आधार जो है समान है। कौन कौन सा? DBE और DCE, इसका आधार जो है क्या है? समान है। तो यहाँ लिख देंगे अतः त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर होगा किसके? त्रिभुज ECD का। ECD का क्षेत्रफल, त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल और त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो ऐसा क्यों किए? क्योंकि हमें क्या करना है कि यहाँ पर त्रिभुज ECD है ना, तो ECD के बदले में क्या लाना है? DBE लाना है। तो ECD को बराबर दिखाना पड़ेगा DBE के ना, तो बराबर दिखा दिए। अब हम लोग लिख सकते हैं अर्थात अब इसी को यहाँ पर लिखना है, इसी को जो है उतारेंगे और यहाँ पर ECD के बदले क्या लिख देंगे? जो अभी यहाँ पर लिखे हैं DBE, ये DBE लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अर्थात त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, और बराबर क्या हो जाएगा? ये बराबर किसके था? AE बट्टा EC के। तो यहाँ पर लिख देंगे AE बट्टा में EC। ठीक है ना। अब इसको समीकरण B मानेंगे। ठीक है, और समीकरण A क्या था आपका? एक बार आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए, समीकरण 1 क्या था आपका? ADE का क्षेत्रफल बट्टा DBE का क्षेत्रफल बराबर AD बट्टा DB, है ना। तो और यही आपको यहाँ पर भी मिला समीकरण B में भी, ADE का क्षेत्रफल बट्टा DBE का क्षेत्रफल, और यहाँ बराबर है AE बट्टा EC के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि AD बट्टा DB बराबर हो गया किसके? AE बट्टा EC के। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः AE बट्टा EC बराबर हो गया किसके? AD बट्टा DB के। AD बट्टा DB के, है ना। और यहाँ पर लिख दीजिए समीकरण A व समीकरण B को तुलना करने पर ठीक है ना। तो इसको हम लोग सीधा करके भी लिख सकते हैं, हालांकि उल्टा लिखा गया है। आप लोग AD को पहले लिख लीजिए और DB को, AD बट्टा DB को पहले लिख लीजिए और AE बट्टा EC को बाद में लिख लीजिए। ये उल्टा लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है इससे, दोनों ही आपस में क्या है? बराबर है। तो हो गया। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अगर थोड़ा सा भी समझ में नहीं आया है तो आप लोग क्या कीजिए, एक बार फिर से इसको देखिए और एक दो बार जब आप देखिएगा इसको तो समझ में आएगा, और प्रैक्टिस भी करना है। एक बार में किसी को थ्योरम समझ में नहीं आता है, जब आप लोग बार बार इसको बनाइएगा तो बिल्कुल समझ में आएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और कहीं पर डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।